हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी लॉग। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर शेप शिफ्टर्स के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। और आज के हमारी इस कहानी के अंदर, आज के हमारे इस अर्बन लेजेंड के अंदर आप मिलने वाले एक ऐसे शेप शिफ्टर से जो कि अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग शेप्स और फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता था। मैं आपके लिए लेकर आया हूं अमेरिका का सबसे मिस्टीरियस और हॉरर और इनफेमस केस, जिसका नाम है द बेल विच हॉन्टिंग। तो आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो सकता है, क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च में डिस्कवर किए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और ऐसी यूनिक एक्सपीरियंसेस जो शायद आप लोगों ने कभी ना सुने हो, और इनका कोई एक्सप्लेनेशन किसी के पास ना तब था ना अब है, और आज भी ये चीज़ें वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। आप सर्च कर सकते हैं, कई गोस्ट हंटर्स बेल विच केव के अंदर गए हैं और आज भी उन्होंने अपने वीडियोज़ के अंदर कई बार ऑब्स को और साउंड को कैप्चर किया है। आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास वैसी कोई स्टोरी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही हमारा मोटिवेशन काम करता है। 1804 में जॉन बेल और लूसी बेल ने टेनेसी में रेड रिवर के पास में 1000 एकर्स का फार्म खरीदा। उसी फार्म में इनका घर भी था और वहीं पर ये लोग शिफ्ट हुए अपने 6 बच्चों के साथ, और इन्हीं के साथ थे इनके नौकर जिसका नाम था डीन और उसकी वाइफ, और उनके भी बच्चे थे। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी सी ये फैमिली थी जो शिफ्ट हुई इस एरिया के अंदर। और जॉन बेल ने बहुत अच्छा, मतलब बेसिकली बहुत अच्छा एक मैनेजर था। वो अपने फार्म के लिए बहुत अच्छे से हार्ड वर्क किया करता था, और उसको जितना अपने करियर से एक्सपेक्टेशन थी उससे भी वो ज़्यादा अच्छा कर रहा था। 12 साल तक इनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल गुजरी, वहाँ पर ये आराम से रह रहे थे। लेकिन चीज़ें इनके साथ पलटना शुरू हुई 1817 की शुरुआत से। मई 1817 की बात है। जॉन बेल अपने जो कॉर्न फील्ड था, बेसिकली जो मक्के का फील्ड होता, उसके अंदर घूम रहा था। तो रास्ते में चलते थे, आप जानते हैं उस टाइम पर ज़्यादातर पॉपुलेशन नहीं थी, है ना, दूर दूर तो घर हुआ करते थे, और उसके अलावा वो जंगल वाला एरिया था। तो खेत के अंदर जब भी वो घूमते थे तो अपने साथ गन लेकर घूमा करते थे। आप जानते हैं यूएस में तो आज भी लोगों के पास गन होती है। तो वो गन लेकर घूम रहा था अपने उस खेत के अंदर। उसने देखा कि चलते चलते अचानक से उसके नजर सामने एक डॉग के ऊपर पड़ी। उसके सामने एक काले रंग का डॉग खड़ा हुआ था, जो कि एक नॉर्मल डॉग से बहुत बड़ा था। ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा वुल्फ उसके सामने बैठा हुआ है, और वो जॉन को घूर रहा था। जॉन की नजर उससे जैसे मिली तो वो लगातार जॉन को घूर रहा था, जैसे उसके साथ कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा हो। अब आप खुद इमेजिन कीजिए, आप अपने खेत में घूम रहे हो, आपके सामने एक बड़ा सा काला कुत्ता बिल्कुल आपको घूर रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपके हाथ में गन भी है। यस, वही उसने किया। उसने वो गन उठाई और उस कुत्ते की तरफ गन चलाई। जैसे ही गन चलाई वो बहुत तेजी से वहां से भागा और एकदम से कॉर्नफील्ड में कहीं गायब हो गया। उसके पीछे भागा, उसने देखा तो पूरे कॉर्नफील्ड में वो कुत्ता कहीं नहीं दिख रहा था। इवन वो कुत्ता जहाँ बैठा हुआ था वहां उसके बैठने के निशान नहीं थे, ना ही कहीं उसके पंजों के निशान थे। उसको देख के बड़ा अजीब सा लगा। उसने लाइफ में कभी भी इतना बड़ा डॉग नहीं देखा था। खैर, उसने इसको इग्नोर किया कि हो सकता है कहीं जंगल से निकल के डॉग आ गया हो, या कोई मिक्स ब्रीड हो डॉग और वुल्फ की। इसके बाद एक दिन की बात है, इसका जो लड़का था छोटा, उसका नाम था ड्रू। तो ड्रू अपने बेसिकली रूम में खेल रहा था, तो उसकी नज़र विंडो से बाहर पड़ी। तो उसने देखा कि उनके घर के बाहर जो फेंस थी वहाँ पर एक बड़ी टर्की जो होती है उस साइज का एक बर्ड घूम रहा है। उसने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी टर्की कभी नहीं देखी थी। वो भागकर फेंस के पास गया, और जैसे वो फेंस के पास पहुंचना था, उसके आंखों के सामने से अचानक से वो बर्ड ने अपने बड़े बड़े पंख फैला और उड़ता हुआ वहां से चला गया। उसको जब उसने पास से देखा तो बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि जिसको वो टर्की समझ के वहां पहुंच रहा था वो एक्चुअली में कोई बहुत ही ओवर साइज बर्ड था, जो उसने जिसके बारे में ना पहले कभी देखा ना ही पहले कभी उसने सुना था। फिर इनकी जो एक और बेटी थी, इसका नाम था बेट्सी, एलिजाबेथ भी उसका नाम था। तो इनका जो घर का अरेंजमेंट था वो जिस तरह का था कि इनका घर बिल्कुल फार्म के बीच में था, ठीक है। बहुत बड़ा लैंड था इनका, 1000 एकड़ आप समझ सकते हैं। इनके घर की तरफ जाते तो रास्ते के अंदर एक लॉन था, उसके चारों तरफ पियर ट्रीज थे, और जिनके घर की फेंसिंग थी उसके बाद बड़े बड़े ओक ट्रीज थे। तो बेट्सी ऐसे ही अपने लॉन के अंदर घूम रही थी, तभी उसकी नज़र एक ओक ट्री पर पड़ी। तो उसने देखा कि उस ओक ट्री की एक डाली के ऊपर एक लड़की ग्रीन कलर के कपड़ों में इस तरह से झूल रही है। और जैसे ही वो उसके पास गई, अचानक से वो लड़की वहां से गायब हो गई। दूर से उसने देखा था कि उसको पक्का क्लियर था कि एक लड़की वहां पर झूल रही थी, लेकिन जैसे वो ओक ट्री के पास उसको देखने लगी, है कौन भैया, इतनी ऊंची डाली पे कैसे झूल रही है, तो वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। तो घर के इन 3 मेंबर्स ने कुछ ही दिनों के अंतराल में 3 अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस किया।
लेकिन ये किसी को भी घर में किसी ने भी नहीं बताया। फिर चीज़ें चलती रही। 1 साल के बाद इनके घर में चीज़ें और तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई। मैं आपको बता दूं, जो चीज़ें अब होने वाली है वो हल्के हल्के अमाउंट में पहले भी इनके साथ चल रही थी, लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी कि घर वाले या कोई भी फैमिली का मेंबर इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे। लेकिन अब इन चीज़ों की इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो गई थी। ठीक 1 साल बाद 1818 में एक रात की बात है। तो ये लोग सोते कैसे थे? बेसिकली एक रूम था जॉन बेल और लूसी बेल का। उसके अलावा ये फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। इसी के जस्ट ऊपर एलिजाबेथ जो है, बेट्सी, और उसकी दूसरी सिस्टर एथर। तो एथर बड़ी बहन थी और बेट्सी जो छोटी बहन थी। इन दोनों का रूम था। फिर उसके साइड में जो 4 लड़के थे इनके, उनका रूम था। तो ये बंक बेड पर सोया करते थे, 2 नीचे और 2 ऊपर। तो ऐसे रात को ये सब लोग सोए। तो जैसे रात को इन लोगों की नींद लगी तो जो लड़कों वाला जो रूम था, है ना, तो उनमें से अचानक से उनको अपने बेड के आसपास कुछ कुतरने की आवाज़ आना शुरू हुई, जैसे कोई चूहा किसी बेड को कुतर रहा हो। ये आवाज़ सुनते ही जो 2 लड़के थे इनके, जॉन एंड्रू, वो दोनों उठे और उठकर उन्होंने जैसे ही वो बेड से उठे, वो आवाज़ आना एकदम से बंद हो गई। उन्हें लगा कि उनके उठने शायद वो चूहा जो है वो अलर्ट हो गया है। फिर उन्होंने एक एक करके बेड के चारों कोनों को देखा कि चूहा आखिर कुतर कहाँ रहा था। अगर चूहा किसी लकड़ी को कुतर रहा है तो उसके कुतरने के निशान उस लकड़ी पर होंगे, लेकिन बेड के ऊपर कहीं पर भी उसके कुतरने के निशान नहीं थे। फिर उन्होंने बेड शीट्स को ऊपर नीचे किया, रूम के अंदर चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कहीं चूहा दिखाई नहीं दिया। उन्होंने फिर से लाइट ऑफ की और जैसे ही वो बेड पर लेटे, वापस से उन्हें उस चूहे के कुतरने की आवाज़ सुनाई थी। इस बार चारों भाई एक साथ उठ गए। जैसे उन्होंने वापस से बेड से नीचे उतरे, आवाज़ बंद। अब वो बेड से खड़े होते हैं तो आवाज़ शुरू, बेड से बैठते ही बेड पे बैठते आवाज़, खड़े होते आवाज़ बंद, और बैठते आवाज़ वापस से क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। फिर वापस उन्होंने लाइट जलाई और उसके बाद उन्होंने अपने रूम का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं पर भी चूहा दिखाई नहीं दिया। चूहा, इवन उन्हें कोई ऐसा होल, ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई दी जहां से उनके कमरे में एक चूहा एंटर कर सकता हो। फिर उसके बाद ये हर दिन की बात हो गई। हर रात को जैसे ये लोग सोते ही इनको उस चूहे की कुछ कुतरने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, और जैसे ही लोग उठते, आवाज़ आना वापस से बंद। फिर से इन लोगों ने पूरे कमरे को उल्टा पुल्टा करके देख लिया, हर एक चीज़ को हटाकर, बेड को हटाकर, अलमीरा को हटाकर, हर एक वो पॉसिबल जगह जहाँ पर चूहा छुपा हो सकता है या उसके आने जाने की जगह हो सकती है, उन्होंने छान मारा, लेकिन इनको चूहे का नामो निशान भी नहीं मिला। लेकिन जैसे ये छानबीन करके वापस से बेड पर सोते, इनको उस चूहे के कुतरने की आवाज़ वापस आना शुरू हो जाती। ये लोग बुरी तरह से परेशान हो गए थे और अब चीज़ें थोड़ी और बढ़ गई थी। जैसे ही ये अपने रूम में उठते, यही चूहे की कुतरने की आवाज़ एलिजाबेथ के रूम यानी बेट्सी के रूम में आना शुरू हो जाती। वहाँ पर वो उठ के चेक करती तो उनके मदर और फादर के रूम में वो आवाज़ आना शुरू हो जाती। मतलब रूम बाय रूम अब ये आवाज़ घूम रही थी। जब इस रूम में सब लोग चेक कर रहे होते तो दूसरे रूम में आवाज़ आना शुरू हो जाती, दूसरे रूम में चेक करते तो तीसरे रूम में आना शुरू हो जाती, और उस तरह से घर के हर रूम में वो आवाज़ घूम रही थी। और ये इतनी अनोइंग आवाज़ थी कि सारे घर वाले रात भर जागना शुरू हो गए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये चूहे के कुतरने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। धीरे धीरे ये चूहे कुतरने की आवाज़ एक और साउंड से के फॉर्म में इंक्रीज होना शुरू हुई। ये आवाज़ शुरू होती है एक चूहे के कुतरने की आवाज़ से, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसका जो फोर्स था वो बढ़ता जाता था। तो ऐसा लगता था कि कोई कुत्ता अपने पंजे को वुडन फ्लोर के ऊपर घिस रहा है। ये आवाज़ सुनकर फिर से वो उठे, चारों तरफ देखा तो ना घर में कोई चूहा था ना कोई कुत्ता। वो लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आवाज़ें कहाँ से आ रही है। फिर एक और नई चीज़ इनके साथ ऐड होना शुरू हुई। जैसे लोग सोते, वो चूहे के कुतरने की आवाज़ आना शुरू होती, और फिर एक और नई चीज़ इनके साथ शुरू हुई कि इनकी जो बेड चीज़ें चादर ये ओढ़ कर सोते थे, उसको कोई धीरे से इनके ऊपर से खींच लेता था। जैसे ये उठते, चादर उनको नीचे गिरी हुई मिलती थी। फिर ये वापस चादर को लेकर सोते, थोड़ी देर के बाद वापस से वो बेडशीट जैसे कोई पुल कर रहा हो। तो यहाँ पर चूहे के कुतरने की आवाज़ भी शुरू हो गई थी, साथ ही साथ बेडशीट्स का एक इनके ऊपर से खींचना भी शुरू हो गया था। घर का एक भी मेंबर रात को सो नहीं पाता था। ये सिर्फ तब सो पाते थे जब ये आवाज़ें थोड़ी कम या फिर आना बंद होती थी, और जनरली ये होता था रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आवाज़ आना एकदम से बंद हो जाती है और उसके बाद वापस से ही आवाज़ें शुरू हो जाती थी। फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा चीज़ें होना शुरू हुई बेट्सी के साथ, एलिजाबेथ के साथ। उसको अपने रूम के अंदर ऐसे हो जाती है कि कोई चेन को लेकर उसके रूम में चल रहा हो, तो कोई चेन को ड्रैग करता ना, ऐसी आवाज़ उसके पास में आती थी।
ऐसा लगता था कि कोई उसके बेड के नीचे छुपा हुआ है और अपने लिप्स को ऐसी आवाज़ कर रहा है। फिर अचानक से आवाज़ किसी का, जैसे किसी को स्ट्रैंगल करते हैं, गला दबाते हैं, उस तरह के साउंड के अंदर बदल जाता और अगले ही मोमेंट पर ऐसा लगता कि जैसे रूम के अंदर कोई पत्थर बिखेर रहा हो, पत्थर गिरा रहा हो। इसी के साथ साथ अब पूरे घर के अंदर दीवारों के ऊपर नॉक नॉक का साउंड शुरू हो गया था। किसी भी दीवार पे से कभी भी नॉक का साउंड आने लग जाता था। ऐसा लगता कोई गेट के ऊपर नॉक कर रहा है, फिर वापस इधर जाके दीवार पे के ऊपर नॉक कर रहा है। मतलब अलग अलग डायरेक्शन से उनको नॉकिंग साउंड आना शुरू हो गया था। शुरू में तो पूरी फैमिली को लगा था कि कोई ना कोई मिसक्रीपेंट है जो बाहर इनके साथ मजाक कर रहा है, और इन सब लोगों ने सारी चीज़ें अभी तक भी अपने अंदर ही कन्फाइंड रखी हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर लोग बहुत जल्दी इन चीज़ों पर बिलीव करते थे और फिर उस फैमिली को मतलब अबेंडन कर देते, उनको सपोर्ट नहीं करते। तो इस डर से भी उन्होंने ये सारी चीज़ें अभी तक अपने घर के अंदर ही छुपा रखी थी। तो जब भी दीवार के ऊपर नॉकिंग साउंड होता, ये लोग उठ के चेक करने जाते, लेकिन इन्हें बाहर कोई नहीं दिखाई देता। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि साउंड्स का सोर्स कहाँ से आ रहा है, कौन है जो इनकी बेडशीट्स को खींच रहा है। फिर चीज़ें और बढ़ी। एक दिन की बात है, जॉन बेल का एक बेटा रिचर्ड बेल बेड के ऊपर सोया हुआ था। वो जस्ट सोया ही था, उसकी आंख लगी थी। अच्छा, सारे पर्सन फैमिली जो थी रात को जल्दी सोने चली जाया करती थी एक साथ, और हालत ऐसी हो चुकी थी कि घर के 2 मेंबर, बेसिकली इनके जो मदर और फादर थे, वो अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते थे, क्योंकि जब तक कोई जागा हुआ है तब तक ये साउंड्स क्रिएट नहीं होती थी। तो वो अपने बच्चे ठीक ठाक नींद ले लें, इस टाइम तक वो लोग जागे रहते थे। लेकिन जैसे ही एक दिन रिचर्ड सोया, अचानक से उसको फील हुआ कि कोई उसके बालों को इस तरह से घुमा रहा है, मरोड़ रहा है, और एकदम से झटका लगा, किसी ने उसके बाल खींचे, और खींचते ही उठ के खड़ा हो गया। और चारों तरफ देखा तो उसे फील हो चुका था उसके बाल ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में थे, और उसको ऐसा लगा था कि किसी ने एकदम से उसके बालों को खींचा है। वो कुछ सोच पाता तभी अचानक से उसे अपनी सिस्टर एलिजाबेथ के चिल्लाने की आवाज़ आई। सभी लोग उठकर भाग के सीधे एलिजाबेथ के कमरे में पहुंचे। तो उसने भी ये बताया कि किसी ने सोते हुए उसके बालों को खींचा है। और उस दिन के बाद से ऑलमोस्ट हर दिन के टाइम भी, रात के टाइम पर कोई ऐसी चीज़ थी जो एलिजाबेथ के बालों को खींचा करती थी। और इन सब चीज़ों के साथ चलते चलते ही एक और नई चीज़ ऐड हो गई। अब वो जो बेडशीट्स पहले धीरे धीरे जाया करते थे, अब उनकी स्पीड बहुत तेज़ हो चुकी थी। जैसे ही वो सोते उनकी बेडशीट को खींचता और वो वापस से अपनी बेडशीट को ओढ़ते और वापस से उसी इंस्टेंट को उस बेडशीट को वापस से खींच ले जाता था। ये सारी चीज़ आप खुद अपने आप को जगह पर रख कर, अगर आपके साथ आपके घर में इतनी सारी चीज़ें हो रही हो तो आप क्या करो? आपको दिमाग खराब हो गया। इन लोगों को लगा कि हम तो इसका कोई सोर्स ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ये कोई जानवर कुछ नहीं है, ये कोई ना कोई सुपर नेचुरल फोर्स है, और अब हमें दूसरे लोगों की हेल्प लेनी होगी। तो जॉन बेल जो था, उसका जो पास में नेबर था उसका नाम जॉनसन था, और वो इनकी फैमिली का बहुत अच्छा फ्रेंड था। तो जॉन बेल ने उनसे रिक्वेस्ट किया, उनको बताया सब कुछ कि यार बहुत दिनों से, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, 1 साल से हम इन चीज़ों को झेल रहे हैं, हमारे घर में ये सब होता रहता है, लेकिन हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये कौन कर रहा है। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? क्या तुम और तुम्हारी वाइफ एक रात हमारे घर पर रुको हमारे साथ में, और देखो कि तुम्हारे सामने भी सब चीज़ें होती हैं या फिर नहीं होती है। तो जॉनसन जो था वो एक बेसिकली आप बोल सकते हैं प्योर क्रिश्चियन था, और वो बाइबल के वर्सेस वगैरह सब पढ़ा करता था, मतलब भगवान में उसका बहुत फेथ था। तो उसने बोला हाँ दोस्त, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं तुम्हारे घर पे रुकूंगा, और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। तो नेक्स्ट नाइट वो लोग सब एक ही जगह पर आए और सभी लोग अपने अपने रूम में सोने गए, और जैसे ही वो लोग सोने गए वापस से सारा खेल शुरू हो गया। वही चूहा कुतरने की आवाज़, वही फ्लोर को स्क्रैच करने की आवाज़, वही दीवारों पर दरवाज़ों पर नॉक होना, चेयर्स का उल्टा पुल्टा होना, और सबसे ज़्यादा बेड शीट्स का पुल होना। और आज तो सब कुछ चीज़ें ऐसे हो रही थी जैसे वो मिस्टर जॉनसन को दिखाना चाहता हो कि हाँ यहाँ पर कोई है। जैसे ही कमरे की लाइट बंद होती ये सब शुरू हो जाता, और जैसे ही कमरे की लाइट ऑन होती सब कुछ एकदम से सीज हो जाता, और जिस रूम की लाइट ऑन होती अगले रूम में वो सब आवाज़ आना शुरू हो जाती, इस तरह से फिर अगले रूम में, और घर के हर रूम में ये चीज़ें होना शुरू हो गई थी। मतलब वही जो सब कुछ पहले रिपीट हो रहा था वो मिस्टर जॉनसन के सामने और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया था। जॉनसन चीज़ों से घबराया नहीं, उसने अपनी आंखें बंद की और बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश की। तो उसको एक आवाज़ सुनाई, उसको आवाज़ सुनाई जैसे कोई अपने लिप्स को स्मैक कराओ, उसको इस तरह की आवाज़ सुनाई आई। उसके बाद उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई अपने दांतों को बंद करके सांस को अंदर लाओ, इस तरह की आवाज़ सुनाई आई। उसको सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और बोला कि तुम क्या हो, कौन हो, और यहाँ पे क्या कर रहे हो? जैसे उसने एक क्वेश्चन पूछा, एकदम से बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो। शायद वो जो एंटिटी थी वो जॉनसन की बात को सुन रही थी।
और फिर अचानक से वापस से वही साउंड शुरू हो गई, बेडशीट्स का फूलना, चेयर्स का गिरना, और अब इसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा तेज़ हो गई। तो जॉनसन को अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उसे समझ में आ चुका था कि यहाँ पर जो भी एंटिटी है वो इनकी लैंग्वेज को समझती है, क्योंकि जब उसने वो क्वेश्चन पूछा तो वो उसकी बात को सुन रही थी। इस दिन के बाद से एलिजाबेथ के लिए चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई। अब उसका टॉर्चर शुरू हो गया था। वो जो एंटिटी थी वो बार बार उसके बाल खींचती थी, और बाल खींचते जैसे वो उठती तो उसके गाल पे कोई फोर्स थप्पड़ मार रहा होता था, खींच खींच के थप्पड़ उसे पड़ रहे होते थे, और दिखता नहीं था थप्पड़ कौन मारा, लेकिन उसके गाल पूरे लाल हो चुके थे, हाथों की हथेलियाँ उसके गालों पे छपी हुई थी, जैसे कोई खींच खींच के उसके गालों के ऊपर थप्पड़ मार रहा है। जॉनसन ने सब ये देखा तो उसने बोला कि यहाँ वाकई में कोई सुपरनेचुरल एंटिटी है, और ये जो एंटिटी है बहुत इंटेलिजेंट है, ये हमसे कम्युनिकेट भी कर सकती है। जॉन, मुझे लगता है हमें और लोगों को भी यहाँ पर बुलाना चाहिए, और वो लोग भी हमारे साथ मिलकर अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हम शायद किसी कंक्लूजन पर पहुँच सकते हैं। और उस दिन के बाद से इनके जितने भी अड़ोसी पड़ोसी थे वो सब, इनका घर बेसिकली एक टूरिस्ट प्लेस के अंदर कन्वर्ट हो गया। इनके टाउन का ऑलमोस्ट हर आदमी, मतलब पहले सबसे पहले नेबर से शुरुआत हुई और आग की तरह पूरे टाउन में खबर फैल गई, और हर रात कोई ना कोई इनके घर में आता इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने। उनकी आंखों के सामने सब चीज़ें होती थी। 5-6 दिन लगातार जब गुजरे तो फिर लोगों ने सजेस्ट किया कि यार देखो, जो भी चल रहा है ना, ये तुम्हारी जो बेटी है बेट्सी, इसके साथ ही सबसे ज़्यादा, मतलब जो भी एंटिटी है वो इसके साथ लैच हो गई है और वो इसी को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। एक काम करते हैं, इसको थोड़े दिनों के लिए कुछ हर दिन किसी और के घर पे इसको ठहरने के लिए बोलते हैं रात को, ताकि परेशान ना हो और सो पाए। तो इन जनरल ऐसे केसेस में जो नेबर्स होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इनके नेबर्स बहुत सपोर्टिव थे। इन्होंने वेलकम किया बेट्सी का कि भाई आप हमारे घर में आके रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। लेकिन जिस जिस घर में वो गई उस घर में उस रात कोई भी नहीं सो पाया। एंड लेट मी टेल यू, सेम चीज़ें जो यहाँ हो रही थी वो सब की सब उस घर में भी साइमल्टेनियसली चल रही थी। मतलब एक ही एंटिटी एक ही टाइम पर दोनों जगह पर प्रेजेंट थी, और वो दोनों जगह पर अपना जलवा दिखा रही थी। और धीरे धीरे जो मैनिफेस्टेशन था इस एंटिटी का वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था। कई सवालों के जवाब इसने देना शुरू कर दिए थे। लोग, मतलब बेसिकली जब वो एंटिटी वहाँ होती थी, लोग ये पूछते बताओ इस घर में कितने लोग हैं, तो इस चीज़ का उनको जवाब मिलता था नॉकिंग्स की फॉर्म में, जैसे कोई नॉक कर रहा हो। अगर घर के अंदर 10 आदमी तो 10 बार नॉक करके सीधा जवाब देती थी। मतलब उससे जो भी क्वेश्चन पूछो, या तो नॉकिंग साउंड में या फिर स्क्रैचिंग साउंड के अंदर आंसर्स मिलते थे, और ये आंसर्स बिल्कुल सही हुआ करते थे। ये इंडिकेट कर रहे थे कि ये जो एंटिटी थी ये इनके साथ कम्युनिकेट भी कर सकती थी, और ये कोई नॉर्मल एंटिटी नहीं थी। चीज़ें इनके साथ बढ़ती जा रही थी। शाम के टाइम जब ये लोग अपना काम करके थोड़ा भी लेट हो जाते इवनिंग के टाइम पर, और आ रहे होते थे अपने घर में, तो इनके रास्ते में ऐसा कोई पत्थर फेंक रहा होता था, लेकिन इन्हें पता ही नहीं चलता था कि पत्थर फेंकने का सोर्स कहाँ है, कहाँ से ये पत्थर आकर गिर रहे हैं। और अब जो भी लोग इनके घर में आकर रुका करते थे उनके साथ एक और स्ट्रेंज चीज़ होना शुरू हो गई थी। तो जैसे उनकी कोई बेडशीट पुल करता था और वो उसको रेजिस्ट करते थे, पकड़ते थे, वो खींच के थप्पड़ पड़ता था। अब इमेजिन करो, आप किसी के घर में गए हो, है ना, वहाँ पे आप सोए ये देखने के लिए कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कैसी होती है। अब आप सोए, किसी ने आपका बेडशीट खींचा और जैसे आपने बेडशीट पकड़ा वो खींच के थप्पड़ पड़ा। तो ऐसा लोगों के साथ वहाँ पर होना शुरू हो गया था। अब जो लोग आ रहे थे, वो जो भी लोग नए आते, वो लोग इस विच से अर्ज करते बात करने की, तुम बताओ तुम कौन हो, हमसे बात करो। तो आप समझे मेरी बात को, शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे चीज़ें बढ़ती रहे, कैसे कैसे लोगों से एनर्जी ड्रॉ करके वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही थी। जब लोगों ने बार बार उसको बोलने के लिए मजबूर किया, बोला कि तुम हमसे बात करो, तो वहाँ से फेंट विस्लिंग साउंड्स आना शुरू हुई। सीटियाँ हल्की हल्की टूटी ब्रोकन सी सीटियों की आवाज़ आना शुरू हुई, और हर दिन धीरे धीरे सीटियाँ इम्प्रूव होना शुरू हुई, और जाकर उनको स्लो विस्परिंग की आवाज़ आना शुरू हुई। और ये विस्परिंग भी धीरे धीरे और स्ट्रेंथन होती गई। और अगर कमरे में कोई और बात नहीं कर रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, उस विस्परिंग से टूटे फूटे वर्ड सुनाई दे रहे थे और समझ भी सकते थे। लेकिन विद टाइम और जैसे टाइम गुजरा, ये वॉइस और स्ट्रेंथन होती गई, और कुछ दिनों के बाद ये एक क्लियर विस्परिंग के अंदर कन्वर्ट हुई, जिसको रूम के अंदर प्रेजेंट हर एक इंसान क्लियरली सुन सकता था। और जैसे ये न्यूज़ पता चली, ये न्यूज़ आग की तरह फैल गई। कई लोग उस घर के अंदर आए, और एक दिन जब बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे, तो सभी लोगों ने कोशिश की उससे कम्युनिकेट करने की, पूछने की भाई तुम हो कौन, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्यों इस फैमिली को परेशान कर रही। तो बहुत ही लो विस्परिंग के अंदर वहाँ से आवाज़ आई, लेकिन ये आवाज़ सभी लोगों को बहुत क्लियरली सुनाई आ रही थी कि वो एक स्पिरिट है, और वो एक टाइम तक बहुत हैप्पी स्पिरिट थी,
लेकिन उसको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया है और अब वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है और इसीलिए वो लोगों को परेशान कर रही है। उसे ये सब करने में मज़ा आने लग गया था। जितने सारे लोग आ रहे थे वो उनसे एनर्जी ड्रॉ कर रही थी, अपने मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग कर रही थी और उनको अपने डेमोन्स्ट्रेशंस दिखा रही थी। अब जैसे जैसे खबर फैली तो जो भी जो गोस्ट हंटर्स उस टाइम पर भी हुआ करते थे, जो विच डॉक्टर्स होते थे, है ना, तो ऐसे लोग भी इनके घर में आना शुरू हुए। तो एक जनरल जैक्सन था जो कि अपने आप को एक बहुत बड़ा विच हंटर बोलता था। उसको जब ये बात पता लगी तो वो अपने पार्टी के साथ पहुंचा जॉन बेल के हाउस पर। तो उस टाइम ऑलमोस्ट हर दिन कोई ना कोई इनके घर पे आया करता था और जॉन बेल किसी को भी मना नहीं करता था और वो कोशिश ये करता था कि लोग उनके घर में ही रहें। लेकिन इतनी भीड़ आनी शुरू हो गई थी कि कई लोग तो उनके जो बाहर लॉन था उसमें कैंपिंग किया करते थे। तो जो जनरल जैक्सन था ये भी अपनी पूरी पार्टी, इनके जो लड़के वगैरह थे उनके साथ मिलकर ये वहाँ पर पहुँच रहा था और इसने उस टाइम पर बेसिकली जो हॉर्स कार्ट होती थी उसके अंदर इन्होंने अपना सामान रखा हुआ था और उससे ये लोग वहाँ पहुँच रहे थे। तो इनके साथ एक बहुत ही स्ट्रेंज सा एक्सपीरियंस हुआ। तो ये लोग नाशविले से उस हॉर्स कार्ट के अंदर आए थे, पीछे भी इनके पास एक कार्ट जिसके अंदर टेंट का सामान रखा हुआ था और ये जैसे जॉन बेल के घर के पास पहुँचे तो ये लोग डिस्कस करें आपस में कि कैसे वो इस विच को हैंडल करेंगे। अगर उसने कुछ भी इस तरह का डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू किया तो उनको पता है कि उनको क्या करना है और कैसे वो इस विच को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल एक स्मूथ रोड थी और जैसे ही जॉन बेल के घर के पास पहुंचे अचानक से इनके जो हॉर्स कार्ट थी वो रुक गई। तो उनका जो घोड़ा चलाने वाला था उसने घोड़ों को बहुत तेज चाबुक मारा। घोड़े चाबुक खा के कोशिश कर रहे थे उस कार्ट को पुल करने के लिए, ऐसा लगा था कि कार्ट कहीं पर अटक गई है। तो जो लड़के थे वो उतर कर उन्होंने देखा तो कोई ऐसा खड्डा नहीं था जहाँ पे कार्ट अटकी। वो कार्ट बिल्कुल स्मूथ ग्राउंड के ऊपर थी लेकिन वो मूव नहीं कर रही थी। उन्होंने फिर से धक्का मारने की कोशिश की लेकिन ऐसा लग रहा था कि कार्ट के पहिए ज़मीन से चिपक गए हैं, वो मूव ही नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद जनरल जैक्सन भी नीचे उतरा, उसने भी देखा। उसने उन लड़कों से बोला कि तुम एक काम करो, इसके व्हील स्टक हो गए हैं, व्हील्स को खोलो। तो एक एक करके हर एक व्हील को खोला गया, चेक किया गया, फ्री एक्सेल पे रोटेट किया गया तो आराम से रोटेट हो रहा था। लेकिन ज़मीन पर रखने के बाद कार्ट मूव नहीं कर रही थी। सब कुछ चेक करने के बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि यहाँ सब कुछ ठीक है, ना ही नीचे कोई खड्डा है, लेकिन ये कार्ट मूव क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने फिर से एक और बार ट्राई किया, उस घोड़े चलाने वाले ने चाबुक मारा घोड़ों को और सभी यहाँ पे बॉयज धक्का मार रहे थे लेकिन वो वैगन टस से मस नहीं हो रही थी। ये सब कुछ होता हुआ देखकर जनरल जैक्सन खड़ा हुआ और बोला, ऑलराइट बॉयज, ये वो विच है। और उसके इतना बोलते ही एक शार्प मेटालिक साउंड आता है, ओके जनरल, नाउ यू कैन गो, हम लोग रात को दोबारा मिलेंगे। और उसके इतना कहते ही अपने आप हॉर्स कार्ट मूव होना शुरू हो गई। वो हॉर्स कार्ट जो अभी तक मूव नहीं हो रही थी, इतने लोग उसे धक्का मारते थे, वो अपने आप चलना शुरू हो गई। ये आवाज़ सुनते जितने भी लोग थे वो सब हर एक डायरेक्शन में देखने लगे कि आखिरी आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन कोई भी किसी भी चीज़ को देख नहीं पाया। इसके बाद जनरल जैक्सन फिर से बोलता, डोंट वरी बॉयज़, ये तो ब्रिटिश से फाइट करने से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो चलते हैं और देखते हैं कि विच क्या कर सकती है। उसके बाद ये सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ इनका प्लान था कि ये लोग बाहर कैंपिंग करेंगे, लेकिन जो हुआ उसको देखकर बहुत सारे लोग पहले घबरा चुके थे। उन्होंने डिसाइड किया कि ये घर के अंदर ही, क्वार्टर्स के अंदर, कंफर्ट के अंदर रहेंगे। इसी के साथ साथ इन्होंने पहले भी विच, सो कॉल्ड विच हंटिंग की हुई थी, तो ये अपने साथ एक प्रोटेक्शन लेयर बनाते थे जिसे ये लोग विच लेयर बोलते थे। इसको आसानी से कोई विच क्रॉस नहीं कर सकती थी। तो मिस्टर बेल ने इन सभी का वेलकम किया और सभी को अच्छे से रखा वहाँ पर। लेकिन जैक्सन और उसकी पार्टी जो थी वो बेसिकली इंटरेस्टेड थी विच हंटिंग के अंदर। तो जैसा कि उनके साथ उस विच ने प्रॉमिस किया था, वो लोग सभी एक रूम के अंदर कैंडल्स जलाकर बैठ गए। उनकी जो विच लेयर थी उसके नाम पर उनके पास एक गन थी बहुत बड़ी, और उस गन के अंदर 2 सिल्वर बुलेट्स थी। और ये लोग ऐसा मानते थे कि ये जो 2 सिल्वर बुलेट्स हैं, या जो सिल्वर बुलेट्स हैं, वो बेसिकली एक विच को मार सकती। तो उनके लिए एक विच थी जिसको मारना उनके लिए पॉसिबल था। एक बार वो उनकी साइड में आ गई तो इस गोली से वो उस विच को ख़त्म कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ वो एक बहुत बड़ा फेंकू भी था, मतलब बेसिकली वो एक फ्रॉडस्टर भी था, और वो लोगों को एंटरटेन कर रहा था, उनको कहानियाँ सुना था। उसने अपनी पॉकेट से एक काली बिल्ली की पूंछ निकाली जो कि अराउंड 2 इंच के आसपास की थी, और उसने बताया कि कैसे उसने इस बिल्ली को उसी सिल्वर बुलेट से उसकी पूंछ पे फायर किया था जब वो एक ऐसी लेडी की जो कब्र होती है उसके ऊपर बैठी थी, जिसको लोगों ने, जो बीविच थी, बेसिकली चुड़ैल थी, और अगर वो इस टेल को अपनी नोज़ पर ऐसे स्ट्राइक, ऐसे रब करेगा, तो चाहे कितना भी घुप अंधेरा हो,
एक लाइट आएगी जो उस विच के ऊपर पड़ेगी, और उस लाइट को हर कोई नहीं देख सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक पावरफुल मैजिशियन देख सकता है मेरे जैसा। और जैसे मुझे वो दिखेगी इस सिल्वर बुलेट से, मैं उस विच का भी काम तमाम कर दूंगा। सब उसकी बातों को एंजॉय कर रहे थे, सबको मज़ा आ रहा था, और सभी लोग उसको चढ़ा रहे थे और प्रेज कर रहे थे, अरे जनरल आप तो आप हो, है ना, आपके जैसे तो कोई है ही नहीं, ये वो सब चल रहा था। इस तरह से बैठ गए थे 9 बजे के आसपास, लेकिन रात के 12-1 बज गए थे। सभी लोग उसका इंतज़ार करते पर अभी तक नहीं आई थी। तो अब जो लोग थे वो थक भी गए थे, तो उसकी बातें सुनते सब लोग पक भी गए थे। तो वो जो बातें सुन रहे थे उनमें से एक जो इनका बेसिकली वो भी एक तरह का जनरल ही बोल लो आप उसको, तो जो बंदा था वो ऐसे अंगड़ाई लेता है और पड़ोस वाले से बोलता है, यार ये बहुत पका रहा है, मैं तो चाहता हूँ कि वो बेच आए, और ये आदमी ना मुझे चारों तरफ भागता हुआ दिखाई दे। वो कहता ना किसी के मुंह पर सरस्वती बैठती, उसको बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। उसके इतना बोलने के कुछ मोमेंट्स बाद ही अचानक से पूरे कमरे के अंदर किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ गूंजना शुरू हुई। सब लोग एकदम से बिल्कुल शांत होकर, बहुत क्लियरली वो किसी के चलने की आवाज़ वुड के ऊपर सुन सकते थे। वो कुछ समझ पाते तभी अचानक से फिर से वही सेम वॉइस कमरे के एक कॉर्नर से आती है, ये कहते हुए कि जनरल मैं तैयार हूँ, क्या तुम हो? लेट्स डू बिजनेस। मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, तुम मुझे अपनी उस सिल्वर बुलेट से गोली मारो। और वो जो जनरल था उसने फेंक तो मतलब दी, उसने फटाफट से वो पूंछ निकाली बिल्ली की, अपनी नोज़ के ऊपर से रब की और आंख बंद करी, और उसके बाद आंख खोल के उसने एक पिस्टल शूट करी। लेकिन पिस्टल शूट करता पिस्टल चली नहीं, उसमें से बुलेट निकली नहीं। फिर से दोबारा आवाज़ आती है, एक और बार ट्राई करो। उसने फिर से पूंछ को रगड़ा, आंख बंद की, फिर से एक डायरेक्शन में बुलेट को ताना और फिर से स्टार्ट किया, लेकिन बुलेट फिर से नहीं चली। इसके बाद उधर से आवाज़ आती है, तुम्हारा हो गया, अब मेरी बारी। और बोली, तू बूढ़े डरपोक जालसाज इंसान, मैं तुझे बताती हूँ कि असली स्पिरिट्स क्या होती हैं। और इतना बोलते ही अचानक से वो आदमी उठा और पागलों की तरह रूम के अंदर भाग लगा, और एक ही चला था, मेरी नाक, डेविल ने मेरी नाक पकड़ ली, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और रास्ते में जो आ रहा था उसके ऊपर चढ़ते हुए भाग रहा था, और तभी अचानक से घर जो रूम था उसका गेट खुला, और सामने बिल्कुल एक प्लेन रास्ता था, मतलब जो हॉलवे था वो था, और वो सीधा उस हॉलवे के ऊपर भागे जा रहा था, और वो एक ही चीज चल रहा था, मेरी नाक। अब वो तो रहा था पैसा, उसको देख के बाकी सारे लोग तो सब बहुत बुरी तरह से वहाँ पे हंस रहे थे और बोल रहे थे, अरे भगवान ये तो ब्रिटिश से लड़ने से भी ज़्यादा मज़ेदार है। और उनके साथ साथ हंस रही थी वो विच, सभी लोगों के साथ साथ उसके हंसने की भी आवाज़ आ रही थी, और वो बोल रही थी, और उसकी साउंड अब सबको क्लियर सुनाई आ रही थी कि ये डरपोक अब दोबारा यहाँ पर नहीं आ पाएगा, और इसकी ये जो पिस्टल है ये अब किसी काम आने वाली नहीं है। इसके बाद वो जनरल से वापस बोलते कि आज के लिए इतना ही फ़न बहुत है जनरल, जाओ अब तुम भी जाकर सो जाओ। और तब वो जनरल जो था जैक्सन, वो बिल्कुल ठीक हुआ। उसके बाद उसने बोला कि मैं कल रात को दोबारा आऊँगी और इस क्राउड में से एक और डरपोक फ्रॉड को चुनकर बाहर निकालूंगी। इसके बाद एकदम से पूरा माहौल शांत हो गया, वो जा चुकी थी, सभी लोग अपने अपने बिस्तरों में जाके सो गए। उसके बाद किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। अगले दिन जब सुबह उठे तो उन सभी लोगों को विच की कोई बात याद थी कि कल वो फिर से किसी और नए फ्रॉड को बाहर निकालेगी। आपको क्या लगता है, वो भीड़ या वो लोग वहाँ पर और रुके होंगे? नहीं ना, जी हाँ, अगले दिन सभी लोगों ने अपना सामान बांधा और उस घर को छोड़कर वहाँ से भाग गए मिस्टर जैक्सन के साथ। अब ऐसा नहीं था कि चीज़ें सिर्फ इन लोगों के साथ ही हो रही थी। इनका जो सर्वेंट था, शायद आप उसे तो भूल ही गए होंगे, उसका नाम था डीन। तो उसका जो कैबिन था वो इनके घर से थोड़ा दूर था, कि बहुत, आप सोचो 1000 एकर्स का जो लैंड है उसमें, तो जो इनका कैबिन था वो दूर था। तो अपना काम निपटा के शाम के टाइम में जब अपनी वाइफ से मिलने जाता था, तो कई दिनों से ये ऑब्जर्व कर रहा था कि जब वो अपने कैबिन की तरफ जाता था तो उसको रास्ते में एक काला कुत्ता दिखाई देता था। ये बिल्कुल वही काला कुत्ता था जो पहली बार जॉन बेल को दिखाई दिया था, लेकिन डीन इस बात को नहीं जानता था। उसने देखा कि जैसे वो चलना शुरू करता, एकदम से वो काला कुत्ता कहीं से उसको दिखाई देता, और वो उसके साथ साथ, ऑलमोस्ट उसके साथ साथ ही चल रहा होता था, और जैसे वो अपने कैबिन डोर पर पहुंचता वो वहाँ से गायब हो जाता। 2-3 बार जब उसके साथ ये हुआ तो डीन ने अपनी वाइफ को ये बात बताई। तो उसकी वाइफ ने बोला कि सुनो, अभी ऐसा हो सकता है कि जो डॉग हो विच डॉग हो, या फिर वो विच खुद ही हो, तो तुम ना थोड़ा संभल के रहा करो। फिर उसकी जो वाइफ थी उसको भी थोड़ा बहुत जादू टोना आता था, तो उसने क्या किया, अपने बालों को तोड़कर और एक फॉक्स के जो फर होते हैं ना, उसके अंदर उसकी एक बॉल बनाई, उस पर कुछ मंत्र वगैरह फूके, और डीन से बोला कि अब तुम ना इसको अपने पास रखना, जब भी तुम यहाँ से आओ जाओ तो विच तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब बेसिकली जंगल का ही एरिया था, रिवर के पास में था, डेंस फॉरेस्ट भी था आसपास। तो जो डीन था वो हमेशा अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर चला करता था,
और वो कुल्हाड़ी को वो बहुत संभाल के रखता था, हर टाइम साथ रहती है, क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत स्ट्रांग बिलीफ था कि कुछ भी हो जाए इस दुनिया में ये कुल्हाड़ी मुझे बचा ही लेगी। तो ऐसी ही बात है, एक दिन वो वापस से अपनी वाइफ से मिलकर और गेट से बाहर जा रहा था। तो जैसे ही वो गेट से बाहर गया, उसको वापस से वही काला डॉग दिखाई दिया। डीन उसको देख के एक बार तो रुक गया, फिर वो धीरे धीरे चलने लगा घर की तरफ, तो डॉग भी उसके साथ साथ चल रहा था। फिर उसे अपनी वाइफ की बात याद आई। उसने वो विच बॉल जो उसकी पैंट थी उसके ऊपर हाथ डाला और आंख बंद की और देखा तो डॉग वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद वो सीधा अपने मालिक के घर पे चला गया। अगले दिन वो कुछ काम वाम करके अपना वापस से आ रहा था, तो शाम का टाइम हो चुका था, तो अकेला ही सड़क पे चलता हो रहा था और वो बहुत ही सैड सी आवाज़ में सीटी बजाता हुआ चल रहा था। तभी चलते चलते उसे एक आवाज़ सुनाई आई। आवाज़ एक औरत की थी जो बोलती, डीन तुम इतने उदास क्यों और इतने उदास मूड में सीटी क्यों बजा रहे हो? चारों तरफ देखा, उसे समझ में आ गया था कि आज तो विच उसके आसपास आ चुकी है और कुछ नहीं सोचा, सीधा बोलता है दूर रहो मुझसे। वो फिर से आवाज़ का वेट करता है, तो आवाज़ आती है, बोलती है अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपनी जेब में क्या छुपा रखा है? तो अपनी जेब में से हाथ डालकर बोलता है जेब में तो कुछ भी नहीं है। तो बोलती है अच्छा, क्या तुम मुझसे वो विच बॉल छुपा सकते हो जो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए बना के दी? चलो अच्छे बच्चे की तरह फटाफट से मुझे वो विच बॉल बाहर निकाल के दो। डीन को कुछ नहीं समझ में आया, उसने डर के मारे ऊपर वाले का नाम लिया और फटाफट से वो बॉल वहाँ पे बाहर निकाल दी। वो घबरा गया था और जैसे उसने बॉल बाहर निकाली, वो बॉल उसके आंखों के सामने साइज में बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते अचानक से एकदम से वो बॉल बस्ट होती है और फायर के अंदर फायर बॉल बन जाती है, जलना शुरू हो जाती है। तो देखते ही जो डीन था वो बुरी तरह घबरा जाता है और वो कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी आंखों के सामने वही डॉग खड़ा हुआ था और वो डॉग इस बार उसको और बुरी तरह घूर रहा था, कुछ इस तरह से कि जैसे अभी अगले मोमेंट पर वो उसके ऊपर हमला कर देगा। और जब इंसान की जान पे बना है तो वो कुछ नहीं सोचता है। डीन को अपनी कुल्हाड़ी याद है, उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और डॉग के सामने से लेकर खड़ा हो गया। वहीं वो फायर बॉल जल रही थी और सामने डॉग खड़ा हुआ था। डीन ने आओ देखा ना था, सोचा पहला बार मैं करता हूँ, सीधा डॉग के उसने चार्ज किया और इस तरह से एक्स को उठाकर उस डॉग के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। इस तरह से उसने एक्स को मारा कि उसके सिर के 2 टुकड़े करते हुए एक्स जो ज़मीन के अंदर जा धसी। फिर उसने 2-3 बार उस कुत्ते के ऊपर पैर रखकर उस एक्स को बाहर निकाला। वो जो फायर बॉल थी, उस फायर बॉल को उसने बुझाया और बुझा के उसने आंख बंद की और सीधा अपने कैबिन की तरफ भागा और तब तक भागता रहा जब तक वो कैबिन के गेट पर जाकर बहुत तेज तेज नॉक नहीं करने लगा। जैसे उसकी वाइफ ने गेट खोला, वो सीधा अंदर गया, उसने अपने कैबिन का डोर बंद किया और थोड़ी देर सांस लेने के बाद उसने सारी बात अपनी वाइफ को बताई। उसकी वाइफ ने उसको संभाला और उसके बाद फिर से उसके लिए एक नई बॉल बनाई। इस बॉल के अंदर उसने और भी ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड किए और फिर उसका स्पिरिटिफिकेशन किया, उसके अंदर किसी स्पिरिट को इवोक किया और फिर से डीन को दिया और बोला कि तुम चिंता मत करो, ये बॉल तुम्हारी अब रक्षा करेगी, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन ध्यान रखना अब ये बॉल निकाल कर उसको गलती से मत देना, वरना ये तुम्हारा लास्ट दिन होगा। डीन को अपनी वाइफ पे बहुत भरोसा था क्योंकि उसने ये सब चीज़ें जो इनके चर्च के फादर थे उनसे सीखी हुई थी, तो उसने उसकी बात मानी। वापस उसने अपनी बॉल रखना शुरू किया। वो अपने अगले दिन वापस उस बॉल को अपनी जेब में रखकर वो वापस से अपना जो ट्रीज़ वगैरह काटने हो गया और जब वो एक्स अपने कंधे पे लेकर लौट रहा था तो वो इस बार बड़े मस्त आराम से बेफिक्र होकर सीटी बजाता हुआ चल रहा था। और जैसे ही वापस से वो उस लेन पे पहुंचा, उसके सामने फिर से वही डॉग खड़ा हुआ था और इस बार उस डॉग के 2 सिर थे और दोनों सिर में वो डॉग अपने दांत निकाल के जॉन की तरफ घुर्रा रहा था। डीन उसको देखकर बोलता है ये क्या है? तो उधर से वो कुत्ते से आवाज़ आती है कि तुम यहाँ से तब तक पास नहीं हो सकते जब तक तुम मुझे वो बॉल नहीं दे देते हो। तो डीन बोलता है तुम हो कौन और मेरे पास कोई बॉल नहीं है? तो बोलता है भूल गया तू, कल तो तूने मुझे अपनी कुल्हाड़ी से काटा था, तुझे क्या लगता है ये दूसरी बॉल तुझे मुझसे बचा लेगी? तो झूठे इंसान, मुझे पता है तेरे पास पिछली वाली बॉल से भी ज़्यादा पावरफुल बॉल, तूने पिछली बार भी मुझ पर बहुत सारी मुसीबतें खड़ी कर दी है, चुपचाप से वो बॉल मुझे दे दे वरना मैं तुझे यहाँ से आगे नहीं जाने दूँगी। तो डीन बोलता है ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ से आगे नहीं जाने दोगी तो मैं यहाँ से वापस पीछे चला जाऊँगा। और इतना कहकर वो वापस से अपना फेस समझ होगा और उल्टा चलता गया और वो तब तक उल्टा चलता रहा जब तक वो वापस से अपने कैबिन पे नहीं पहुँच गया और फटाफट से कैबिन में घुस के उसने अपने गेट को बंद कर लिया। इस बार जो उसकी सेकंड प्रोडक्शन बॉल थी उसने उसको उस विच से बचा लिया था। तो डीन तो उस विच से बच गया था, लेकिन क्या उस फैमिली के बाकी सभी मेंबर्स उस विच से बच पाए? एलिजाबेथ यानी बेट्सी, जिसको विच सबसे ज़्यादा टॉर्मेंट किया करती थी, और जॉन बेल, जिसने सबसे पहले उसकी साइटिंग की थी,
क्या वो उस विच से बच पाए? ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड पहले से ही बहुत लंबा हो चुका है और मेरे पास आपको बताने के लिए अभी इतने सारे इंसिडेंट है कि मैंने एक एपिसोड में कवर करूंगा तो ये हो सकता है 1.5 आवर से भी ऊपर निकल जाए। इसलिए हम लोग मिलेंगे अपने सेकंड पार्ट के अंदर। मैं आपको बताऊंगा और फाइनल डिटेल्स इसी केस की, जो मैं लेकर आया हूँ एक ओरिजिनल स्क्रिप्चर से। इस फैमिली का जो बेसिकली जॉन बेल का जो बेटा था, उसने ये सारी डिटेल्स शेयर की हुई अपनी बुक के अंदर, और वहाँ से मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ये डिटेल्स जो शायद आपको बेलविच केस में और कहीं ना मिले। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।